फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ साक्षी गंगवार। आज की वीडियो में हम कुछ शॉर्ट टॉपिक को लेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है अच्छे पोर्टफोलियो की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो पहला है हमारा पोर्टफोलियो छात्र को ठीक प्रकार से समझने में सहायक सिद्ध होता है। जो हमारा पोर्टफोलियो है वो छात्र से संबंधित जानकारी या फिर छात्र को ठीक प्रकार से समझने में सहायक होता है। दूसरा, हमारा पोर्टफोलियो छात्र के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करता है या फिर प्राप्त होता है पोर्टफोलियो के माध्यम से। जो पोर्टफोलियो है वो छात्र के बारे में हमें अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करा सकता है कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या उसकी आवश्यकता है, क्या रुचि है। नंबर थर्ड है, पोर्टफोलियो छात्र के शैक्षिक, व्यावसायिक एवं नैतिक निर्देशन में भी सहायक सिद्ध होता है। कौन कौन से? शैक्षिक, व्यावसायिक और नैतिक निर्देशन में सहायक सिद्ध होता है। फिर बात आती है नंबर फोर्थ, पोर्टफोलियो शिक्षक इसकी सहायता से ये जान सकते हैं कि कौन से छात्र धीमी गति से उन्नति कर रहे हैं। मतलब पोर्टफोलियो के माध्यम से जो शिक्षक हैं वो अपने बच्चों के बारे में ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन से विद्यार्थी हैं वो धीमी गति से उन्नति कर रहे हैं और कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जो तेज़ गति से या फिर उच्च गति से उन्नति कर रहे हैं। नंबर 5 है, छात्रों के कल्याण में लगी हुई संस्थाओं के लिए इस प्रकार का अभिलेख पर्याप्त मात्रा में सामग्री देते हैं। नंबर हमारा 6 है, छात्र के एक स्कूल छोड़ते समय दूसरे स्कूल में प्रवेश लेते समय ये अभिलेख उसके साथ ही भेजा जाना चाहिए ताकि नए स्कूल में छात्र को वातावरण में आसानी से अपने आप को ढाल सके। इसका मतलब है अगर छात्र ने एक स्कूल छोड़ा है और दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया है तो ये आलेख या फिर इसका एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए और बच्चे के साथ ही दूसरे स्कूल में उसको भेजा जाना चाहिए ताकि वो स्कूल में, नए स्कूल में अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल सके। अब हमारा एक अच्छे पोर्टफोलियो की विशेषताएं की बात थी, वो हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन क्या होता है। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है शॉर्ट में, सेल्फ इवैल्यूएशन। तो सेल्फ इवैल्यूएशन या फिर स्व मूल्यांकन जिसे हिंदी में कहते हैं क्या है, एक ऐसी विधि है जिसमें वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करता है। सेल्फ इवैल्यूएशन, इसके नाम से ही पता चल रहा है स्वयं का मूल्यांकन। क्यों व्यक्ति अपने आप किसका मूल्यांकन करता है? खुद का। तो क्या हो गया? स्वयं का मूल्यांकन। स्व मूल्यांकन शिक्षा में एक क्रांतिकारी प्रतिमान है। पारंपरिक शिक्षा में छात्र का मूल्यांकन आमतौर पर दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है। जो हमारा कोई भी प्रक्रिया हुई या शिक्षण प्रक्रिया हुई या कोई अदर काम हुआ उसमें क्या होता है? मूल्यांकन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कराया जाता है। लेकिन स्वयं मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वयं खुद का अपने आप ही मूल्यांकन करता है। अब देखते हैं स्व मूल्यांकन सुधार में सहायक कैसे होता है कि स्व मूल्यांकन के द्वारा हम सुधार कैसे ला सकते हैं। तो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन। छात्र मूल्यांकन का तात्पर्य है छात्र के मूल्यों का अंकन। दूसरे शब्दों में छात्र स्व मूल्यांकन के द्वारा खुद क्या सीखा, कितना सीखा, इसका आकलन करके उसमें सुधार कर सकते हैं। इसे स्व मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का अंकन। मतलब अपने जो मूल्यों का अंकन करना क्या कहलाता है? हमारा मूल्यांकन। इसके द्वारा विद्यार्थी ये समझ सकता है कि खुद उसने क्या सीखा है और कितना सीखा है और क्या करता है उसमें सुधार भी ला सकता है। अगर उसने कुछ सीखने में उसकी त्रुटि रह गई है तो वह उसे सुधार भी ला सकता है स्व मूल्यांकन के द्वारा। फिर हमारा है एक मुदालियर आयोग जिसका नाम है दूसरा माध्यमिक शिक्षा आयोग। इन्होंने कब आया था? 1952 से 53 में। इन्होंने लिखा है कि आज स्कूल बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ उसके शारीरिक, सामाजिक और भावात्मक विकास की ओर ध्यान देता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वर्तमान शिक्षा व्यक्तित्व का पूरा विकास कर रही है। मुदालियर आयोग ने कहा जो स्कूल है वो बच्चों के शैक्षिक विकास पर ही नहीं बल्कि शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक विकास की ओर भी ध्यान दे रहा है और बच्चों का कहीं ना कहीं संपूर्ण या सर्वांगीण विकास करने की कोशिश कर रहा है। फिर स्व मूल्यांकन व्यक्ति के सर्वांगीण विकास करने में सहायक होता है। मुदालियर आयोग में भी मैंने बताया कि मतलब स्व मूल्यांकन होता है वो बच्चे का सर्वांगीण विकास या फिर संपूर्ण विकास करने में सहायक होता है। स्व मूल्यांकन द्वारा बच्चा खुद का आकलन करता है कि उसने क्या सीखा है, कितना सीखा है, कहाँ कमियाँ रह गई कर कमियों का पता लगाने, उनको दूर करने की कोशिश करता है कि मैंने कहाँ कहाँ कमियाँ की हैं सीखने में और उनको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ अगली बार। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो क्या? खुद कमियों का पता लगाना, मतलब
खुद की कमियों का पता लगा सकते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन द्वारा। आत्मविश्वास बढ़ता है, खुद की कमियों का पता लगाएंगे, नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे और सुधार करेंगे, जिससे क्या बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ेगा। सर्वांगीण विकास में सहायक, जो स्वमूल्यांकन है वो बच्चे का सर्वांगीण विकास करने में सहायक होता है। अंतर्निहित शक्तियों को पहचान कर उनका विकास करना, जो हमारे अंदर कुछ अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं उनको क्या करता है, पहचानता है सेल्फ मूल्यांकन के द्वारा और उनको विकास करने में भी सहायक होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है शॉर्ट नोट का विश्वसनीयता। विश्वसनीयता या फिर क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी। इसमें देखते हैं, विश्वसनीयता एक उत्तम परीक्षण की महत्वपूर्ण तकनीकी मानी जाती है। परीक्षण की विश्वसनीयता इस तथ्य को दर्शाती है कि उसमें चर त्रुटि कितनी है। यदि परीक्षण में चर त्रुटि कम है तो परीक्षण अधिक विश्वसनीय है। मतलब मैंने कोई प्रयोग किया या फिर परीक्षण किया, उसमें मेरी त्रुटियां कम हुई हैं, वह उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तो ये क्या हो गई हमारा विश्वसनीयता कि हाँ हमारा ये विश्वसनीय है, ये प्रयोग हमारा विश्वसनीय है, तो परीक्षण अधिक विश्वसनीय होगा। जबकि इसके विपरीत यदि परीक्षण में चर त्रुटियाँ या फिर गलतियाँ अधिक होती हैं तो परीक्षण कम विश्वसनीय होगा। साधारणतः यदि हम कोई व्यक्ति हमें सूचना देता है, या फॉर एग्जाम्पल मान लो यदि कोई व्यक्ति हमें सूचना देता है, वह सूचना सही निकलती है तथा इस तरह समय समय पर वह कई बार हमें सूचनाएं देता है और हर बार उसकी सूचनाएं सही पाई जाती हैं, तो हम उस व्यक्ति के में विश्वास करने लगते हैं, वह व्यक्ति हमारे लिए विश्वसनीय हो जाता है। बिल्कुल सही बात। अगर कोई व्यक्ति आपको सूचनाएं दे रहा है, आप एक बार उस पर यकीन करोगे कि हाँ चलो ठीक निकल गई, दोबारा 2-3 बार आपको सूचनाएं देता है और हर बार उसकी सूचनाएं ठीक निकलती है, तो वह व्यक्ति आपके लिए विश्वसनीय हो जाता है। या फिर एक परीक्षण तैयार किया मैंने, तो उसका टेस्ट लिया बच्चों का, उसमें फर्स्ट में क्या 20 मार्क्स आए, सेकंड डे भी 20 मार्क्स ही आ रहे हैं, थर्ड डे भी 20 मार्क्स ही आ रहे हैं, मतलब मार्क्स इक्वल रह रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि वो हमारा परीक्षण है वो विश्वसनीय है। फिर बात करते हैं विश्वसनीयता की परिभाषाएं क्या क्या हो सकती हैं। विश्वसनीयता के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों के निम्न परिभाषाएं दी, अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। एनएसटी के अनुसार, पहला क्या है, एनएसटी के अनुसार विश्वसनीयता का अर्थ है कि विभिन्न अवसरों पर प्राप्त एक ही व्यक्ति के प्राप्तांकों में कितनी स्थिरता है। जैसा कि मैंने बताया कि टेस्ट दिया, उस व्यक्ति के टेस्ट इक्वल आ रहे हैं, रोज़ बराबर आ रहे हैं, तो वो परीक्षण क्या हो जाएगा हमारे लिए विश्वसनीय। ऐसा ही इसमें दिया है, विश्वसनीयता का अर्थ है कि विभिन्न अवसरों पर प्राप्त एक ही व्यक्ति के, जो एक ही व्यक्ति है उसके प्राप्तांकों में कितनी स्थिरता है कि वे। दूसरी है हमारी स्किनर की, एक परीक्षण विश्वसनीय होता है यदि वह संगति मापता है। देखो डेफिनेशन जैसी होती है वैसी लिखनी होती है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं हम। अब आगे देखते हैं हम वैलिडिटी या फिर वैधता। वैधता एवं विश्वसनीयता किसी परीक्षण की एक अनिवार्य विशेषता है। अगर कोई परीक्षण है उसमें वैधता या विश्वसनीयता दोनों होना अनिवार्य है। वैधता एक सापेक्ष शब्द होता है। वैधता किसी भी परीक्षण का एक अत्यंत आवश्यक गुण है। वैधता से तात्पर्य किसी परीक्षण या परीक्षण की उस विशेषता से होता है जिसके अंतर्गत ये समझा जाता है कि वह परीक्षण उस तत्व या विशेषता का मूल्यांकन करती है जिसके लिए उसे बनाया गया है। मतलब वैधता उसे बोल सकते हैं, जैसे कोई परीक्षण लिया है, अगर उस परीक्षण का वह सही तरीके से मूल्यांकन कर रहा है तो बोल सकते हैं वह परीक्षण हमारा वैध है। अगर वह मूल्यांकन ठीक तरीके से नहीं कर रहा है तो वह परीक्षण हमारा वैध नहीं होता। किसी भी परीक्षण के लिए विश्वसनीयता और वैधता दोनों का होना जरूरी है, तभी वह परीक्षण सफल हो सकता है। जैसे हमारा है नमूनाकरण प्लस वस्तुनिष्ठता बराबर क्या हो गई, विश्वसनीयता प्लस उद्देश्य, और इन सबको पूर्ति कौन कर रहा है, हमारा वैधता। उदाहरणतः यदि एक परीक्षण बुद्धि का मापन करने के लिए बनाया गया, जैसे वैधता का उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश की गई है, बनाया गया है, तो जिस सीमा तक वह केवल बुद्धि का ही मापन करेगा वही उसकी वैधता होगी। मतलब एक परीक्षण बुद्धि के मापन के लिए बनाया गया, अगर वह बुद्धि का मापन ही कर रहा है सही तरीके से तो वह क्या कहलाता है, वह उसकी वैधता कहलाती है। जैसे गैरेट ने इसी बात को घड़ी के उदाहरण से स्पष्ट करते हुए कहा, एक साइंटिस्ट है, इन्होंने घड़ी के उदाहरण से स्पष्ट करते हुए कहा है कि मान लीजिए आपने अपनी घड़ी को 20 मिनट आगे रखा है,
आपकी जो घड़ी है उसको 20 मिनट आपने आगे कर दिया, तो अगर वह एक अच्छा टाइम पीसेस है तो प्रत्येक बार 10-20 ही समय बिताएगी, लेकिन यह समय वैध नहीं होगा क्योंकि यह प्रमाणिक समय से भिन्न होगा। हाँ, घड़ी विश्वसनीय आवश्यक होगी क्योंकि आपने 20 मिनट आगे कर रखा है तो वो हमेशा 20 मिनट आगे ही बताएगी। घड़ी तो हमारे लिए विश्वसनीय हो गई, लेकिन वह समय हमारे लिए वैध नहीं होगा। अब बात आती है वैधता की परिभाषाएं क्या क्या हो सकती। एनएसटी के अनुसार परीक्षण की वैधता का तात्पर्य इस बात से है कि परीक्षण क्या और कितनी अच्छी तरह से मापता है, कि परीक्षण जिन गुणों के मापन के लिए बनाया गया है क्या उन गुणों का मापन ठीक प्रकार से कर रहा है, तब तो वह परीक्षण क्या होगा, वैध होगा। अगर परीक्षण उन गुणों का मापन नहीं कर रहा है तो वह परीक्षण वैध नहीं होगा। तो वही उसमें लिखा है कि परीक्षण क्या और कितनी अच्छी तरह से मापता है। किसने दिए, ये एनएसटी ने। फिर दूसरी हमारी घिसेली महोदय, इन्होंने क्या लिखा है, वैधता की सर्वाधिक सरलीकृत परिभाषा ये है कि एक परीक्षण किस सीमा तक प्रसारित उद्देश्यों का मापन करता है, कि एक परीक्षण किस सीमा तक प्रसारित उद्देश्यों का मापन करता है। किसने कहा, घिसेली ने। और एनएसटी ने क्या कहा कि परीक्षण क्या और कितनी अच्छी तरह से मापता है। फिर हमारा गुलेक्सन महोदय, इन्होंने कहा किसी कसौटी के साथ परीक्षण का सहसंबंध ही वैधता कहलाता है। अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ वैलिडिटी, या फिर वैलिडिटी का क्या क्या इम्पोर्टेंस है। वैधता गुणांक एक प्रकार का सहसंबंध गुणांक है। दूसरा है हमारा वैधता गुणांक का मान सदैव क्या होता है, धनात्मक हो सकता है, होता ही है, हो सकता नहीं, होता है। ये सहसंबंध गुणांक परीक्षण एवं किसी कसौटी के बीच निकाला जाता है। ये मैंने बाद में लिखे हैं इसलिए इनका ठीक प्रकार से नहीं लिखे गए हैं। थैंक यू।